तो मार्केट के अंदर आज एक रेंज का कारोबार हो रहा है। ऊपरी स्तरों से बाजार टिक नहीं पा रहा है, तो निचले स्तरों पे बाजार रुक नहीं पा रहा है। तो दोनों के अंदर आज सुबह हमने आपको यही बात नोटिस कराई थी। अगर आप गौर से हमारा ओपनिंग नोट सुन रहे होंगे तो हमने कहा था कि आज बाजार आपको डिस्टर्ब कर देगा, परेशान कर देगा एक रेंज में रख के। और आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो गया कि कल तक तो हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे होते थे, आज तो 200 पॉइंट भी चलना भारी हो रहा है। अगर आज हम निफ्टी का हाई और लो चेक करेंगे, अब मैं आपके स्क्रीन पे बोले हुए दिखा भी दूंगा। अगर आज का हाई और आप लो चेक करेंगे तो मुश्किल से करीब 250 पॉइंट है। इस 250 पॉइंट में हाई भी बना, ओपनिंग गैप अप भी हुई और इसके अंदर लो भी बन गया। तो आपके पास मुश्किल से 100 पॉइंट होंगे पैसा जुटाने के लिए, क्योंकि इस 250 पॉइंट में 150 पॉइंट तो गैप के निकल गए। तो 100 पॉइंट के अंदर आपने आज दिन भर में काम किया, बस एथिकली अगर देखा जाए तो। दूसरा पॉइंट, अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा बार बार कमज़ोर हो रहा है। और अगर आप सुबह हमारी बात और सुन रहे होंगे तो हमने ये बात भी बोला था कि अगर ट्रस्ट करना है तो निफ्टी पे पहले करना, बैंक निफ्टी पे थोड़ा कम करना। देखो बैंक निफ्टी को थोड़ा समय लगेगा और सामने इवेंट है उसके, तो थोड़ा बी अवेयर, सावधानी के साथ इस समय काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, स्ट्रक्चरली मार्केट के अंदर कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं जिनका डीएनए बदल रहा है। देखो अब ना मार्केट 7 तारीख के बाद, इनफैक्ट मैं बोलूँगा कल ही, जब आरबीआई का गवर्नर बोल रहे होंगे ना मॉनसून पे, आप मेरे से लिख लीजिएगा, मॉनसून और मॉनसून से जुड़े हुए कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर वापस इंटरेस्ट आ सकता है। ये पहले तो डिफेंसिव नेचर की वजह से आया, लेकिन अब कंजम्पशन अपने होल फॉर्म में वापस आ सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे आजकल ना रुके हुए कंजम्पशन वाले शेयर भी चले। बाटा उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। वो गिरता हुआ शेयर है, कमज़ोर काउंटर है, पार्टिसिपेट ही नहीं हुआ, लेकिन आप चलने लग रहा है। पता लगे कल कंजम्पशन को लेकर आरबीआई गवर्नर ने अच्छी सी बात बोल दी तो कंजम्पशन वाले शेयर्स सारे वापस से चल जाएंगे। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, आईटी पे थोड़ा ट्रस्ट रखना होगा। अभी आईटी हो सकता है थोड़ी निफ्टी की हेल्प करे। अगर आईटी चलता है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं चलेगा। एक और चीज़, आज की क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग अगर 615 के नीचे या 600 के भी नीचे चली जाती है ना, जिसमें करीब 200 पॉइंट बनते हैं, तो बाज़ार और कमज़ोर होगा। और अगर कहीं भी ये 22,800 के आसपास क्लोज करता है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे आके छोड़ के चला जाएगा। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। और आपको पता है अभी तक का वर्डिक्ट, अब तक के फैसले, अभी तक का ये चीज़ निकल के आई हुई है कि इस बार का मानसून अबव एवरेज होगा। 104 108 तक के बात है मामले में। और ये एल नीनो से अल नीनो होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बाजार इसी चीज़ को नोटिस भी कर रहा है। आज 8% विक्स टूटने के बाद सारी सरगर्मियां चुनाव की धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब सबको सिर्फ यही वेट हो रही है कि 8 तारीख को कब मोदी जी शपथ लेंगे, कामकाज होगा, पोर्टफोलियो कैसे बटेंगे। पोर्टफोलियो बढ़ते ही माफ़ कीजिए एफआईज भी अंदर आ जाएंगे और एफआईज आके चेक करेंगे कि ठीक है भैया आपका पोर्टफोलियो राइट आदमी राइट पर्सन पे बैठा है कि नहीं बैठा। तो फिर थेमेटिक काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी रफ आपके सामने हमने मार्केट का कुछ एक पॉइंट रखा है। और अगले 3 से 4 दिन में मॉनसून मुंबई भी पहुंच जाएगा, ये खबर भी सामने से आ रही है। खैर इसको तो हम पढ़ते ही रहेंगे, समझते भी रहेंगे। निफ्टी बता देता हूँ, निफ्टी बैंक इस समय आ गया लाल निशान में वापस से, 40 पॉइंट की गिरावट है और निफ्टी भी धीरे धीरे खिसक रहा है नीचे। प्रदीप हॉटचंदानी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ आरवीएनएल की मैनेजमेंट भी जुड़ जाएंगी, राजेश जी, उनसे भी जरा करेंगे बातचीत। एक तो उनके मंत्रालय को लेकर है कि कौन रहेगा कौन नहीं, और दूसरा उनका अपना रेलवे का ऑर्डर और उनका थोड़ा रोड मैप, ये सब समझना जरूरी है। राहुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। प्रदीप सर थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। काफ़ी दिनों बाद, इनफैक्ट बोलूँगा काफ़ी सालों बाद आपसे वापस मुलाकात हो रही है सर स्क्रीन पर। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। राहुल सर आपके पास आए। हमारी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि सर इंडिया विक्स ने सब कुछ खत्म कर दिया, बस सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी का इम्पैक्ट है। मेरे को लग रहा है देख के उसको ऐसा लग रहा है कि शायद पॉलिसी भी पे भी ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। सर 23,000 का रेजिस्टेंस दिख रहा है और करीब 22,500 का पहला सपोर्ट। इसी 500 पॉइंट में रहेगा बाजार निफ्टी, या फिर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की भी कैपेसिटी है? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो पहला चीज एट द आउटसेट में कहना चाहूंगा कि वॉलेटिलिटी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इवन दो इंडिया विक्स बहुत ही शानदार तरीके से नीचे गिरा हुआ है। अगर आप लार्ज प्लेयर्स के पोजीशंस को थोड़ा ट्रैक किए थे इलेक्शंस के पहले, आप नोटिस किए होंगे कि हैवी क्वांटिटी ऑफ पुट एंड कॉल बाइंग 22 एंड 24 पे था और 23,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल्स था। बट 22 और 24 के जो पुट और कॉल बाइंग थे वो जुलाई सीरीज के थे, जिसका ये मतलब है कि जो वॉलेटिलिटी होगा वो अभी भी सेकेंड हाफ ऑफ जून और जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से अभी तक क्लियरली हम लोग लॉन्ग साइड पे कन्वीनियंस के साथ नहीं ट्रेड कर सकते। क्लियरली अगर लॉन्ग साइड कन्वीनियंस के साथ ट्रेड करना है कि हाँ, डस्ट है सेटल्ड करके 23,000 के ऊपर एक एकदम स्ट्रॉन्ग तगड़ा कैंडल बना, तो हम कह सकते हैं ओके हाँ, अभी सिचुएशन थोड़ा-सा बेटर है और अभी द सिचुएशन इज़ बैक टू नॉर्मल। ठीक है। तो ये है सलाह बाजार पर आपके लिए। लेकिन चलिए अब कुछ क्लोजिंग ट्रेड्स भी समझ लेते हैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। प्रदीप जी और राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, आप इस वक्त ट्रेड के मौके कहाँ दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे तरफ से दो बाय रिकमेंडेशन रहेंगी और पहला जो स्टॉक है वो है सारेगामा इंडिया। सारेगामा के वीकली और मंथली चार्ट्स पे एक मेजर ब्रेकआउट रिसेंटली कंफर्म हुआ है और ये पोजिशनल बेसिस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी हमको बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी आज आर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है। 525 के करंट रेट पे इसमें एंट्री कर सकते हैं। 508 का स्टॉप लॉस रहेगा और 560 के इसमें टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा रेमंड इंडिया। रेमंड ने डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आज अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ कंफर्म किया है। इसको भी 2300 के आसपास के करंट रेट पे लिया जा सकता है। 2205 2205 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2430 के इसमें टारगेट रहेंगे। रेमंड और सारेगामा इंडिया यहाँ पर तेजी करने की सलाह है प्रदीप जी की तरफ से। राहुल जी, आपके ट्रेड्स भी बताइए। मेरे साइड से भी 2 बाय कॉल है, एक है एक्साइड पे और एक औरोबिंदो फार्मा पे। औरोबिंदो फार्मा एक बहुत ही बेहतरीन मूव कल आप देखेंगे, एक शानदार क्लोजिंग कैंडल था और आज भी लो से बाउंस बैक किया है। 1250 1255 के आसपास चल रहा है। 1270 के ऊपर बाय कीजिएगा। आई रिपीट 1250 1255 के आसपास चल रहा है। 1270 के ऊपर बाय कीजिएगा, 1240 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 1315 का टारगेट रखेंगे। दूसरा है एक्साइड, करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, शायद 514 के आसपास चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 509 और इसका टारगेट होगा 525। तो एक्साइड एंड औरोबिंदो फार्मा। एक्साइड इंडस्ट्रीज सुबह से एक्सपर्ट हाईलाइट भी कर रहे हैं। हाँ, रत्नेश जी ने भी यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दी थी और अब राहुल जी भी एक्साइड इंडस्ट्री में और तेज़ी देख रहे हैं। ऑलरेडी 5% चल चुका है, लेकिन यहाँ से और तेज़ी दिखाई दे रही है 525 के टारगेट के लिए। और आज बैटरी स्टॉक्स फोकस में भी हैं। अमरा राजा बैटरीज, उनो इंडिया जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं और पूरा का पूरा ऑटो एंसिलरी स्टॉक ही आज बस कर रहा है, तो इन पर नज़र रखिए। और औरोबिंदो फार्मा में भी 1315 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये दोनों खरीदारी के ट्रेड राहुल जी की तरफ से। हमारे साथ पैनल पर कपिल शाह भी मौजूद हैं। कपिल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। बताइए इस वक्त आप ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रहे हैं? जी, बेसिकली मैं मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखता हूँ, तो जो मेरा यूनिवर्स है उसमें से 42 ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने 3 दिन पहले का हाई क्रॉस किया होगा और वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स मुझे आईटी के यहाँ से देखने मिलते हैं, फार्मा के यहाँ से देखने मिलते हैं। तो मेरा पहला चुनाव आईटी स्टॉक से रहेगा, बाई की ओर का रहेगा टेक महिंद्रा के लिए। यही एक स्टॉक है जो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज टू द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज उसके ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है और प्राइस का हमें एक फॉलो अप साइन भी देखने मिल रहा है। तो ये स्टॉक को टेकएम को बाय करना बनता है। करंट लेवल 1316 के लेवल के रहेंगे, वहां पे स्टॉप लॉसेस के 1295 के बनेंगे और ऊपर में हमें 1363 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि मार्केट 22,800 जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल था वहां पे हमें थोड़ा सा फिसलता हुआ देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है जो एक सीपीएसी स्टॉक थे जहां पे काफी एक बहुत बड़ा गिरावट देखने मिली थी, आज थोड़ी सी रिकवरी भी हुई, लेकिन फिर से अपने ऊपरी स्तरों से वहां पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा आरईसी पे एक शॉर्ट का व्यू बनेगा। 289 के लेवल पे ये स्टॉक 489 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, तो करंट लेवल पे शॉर्ट बनता है। 500 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में हमें 470 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। जी ठीक है, सरकारी कंपनीज के अंदर जो मोमेंटम है ना, उसको आपको थोड़ा चेक एंड बैलेंसेस करना होगा। असल में क्या है कि अब का सिनेरियो अलग है, आज से हफ्ते भर तक का सिनेरियो अलग था। उस समय आपके पास सरकार सब कुछ अलग अलग तरीके से, चुनाव का फैसला आने के बाद अलग तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। खासकर रेलवे, पावर और डिफेंस, इस तरह की कंपनी से जुड़ी हुई में आपका ज़रूर एक फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। जब इन सब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक रेलवे की बड़ी कंपनी है RVNL और उनके डायरेक्टर हैं राजेश प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। फिर से अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। एक रीसेंट ऑर्डर के साथ ही सर मैं आता हूँ, अभी 390 करोड़ रुपए का आपको एक रीसेंट ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर के बाद एक तो ऑर्डर बुक और दूसरा ये बताइएगा, ये चुनावों के रिजल्ट्स आए हैं
मान लीजिए अगर देखिए हर चीज़ का ना एक मुखिया होता है, तो आपका डिपार्टमेंट यानी कि रेलवे मंत्रालय का भी कोई ना कोई मुखिया ज़रूर बनेगा। तो मुखिया से बहुत हद तक डिपेंडेंस हो जाती है कि आपकी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी कैसे रहेंगी। तो थोड़ा आप इस पे भी हमको बताइएगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? ये ग्रोथ का इंजन रुकेगा तो नहीं ना रेलवेज़ में? नमस्कार डिम्पी कालरा जी। देखिए ऐसा है नमस्ते सर, कि नमस्ते। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से विकसित व पूर्ण आत्मनिर्भर भारत के इस सफ़र में अग्रसर हो चुके हैं और ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम अब रुकने वाला है नहीं। ये अब आगे ही बढ़ेगा और अबे हमें पीछे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं और जब आप ये कारण की बात सोचेंगे, तो मैं थोड़ा-सा वक़्त लूँगा आपका। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में क्या-क्या चीज़ें हुई। आपको याद होगा 2014-15 में उस समय रेलवे बजट अलग हुआ करता था, तो उसमें 2 पैराग्राफ्स आए थे, उसमें था कि कितने सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं और कितने टाइम ओवररन हैं। न्यू लाइन के कुछ 100 प्रोजेक्ट सैंक्शन थे 60,000 करोड़ के, उसमें से केवल 1 कंप्लीट हुए, 30 साल से पुराने 4 प्रोजेक्ट हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने अपना फ़ोकस चेंज किया कंप्लीशन से, पहले तो कंप्लीशन प्रोजेक्ट पे फ़ोकस किया रादर देन सैंक्शनिंग। हम नए प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं करेंगे, पहले हम पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट्स को कमिशनिंग करेंगे कंप्लीशन के बाद। जैसे नीचे एनएचएआई का जो रोड प्रोजेक्ट होता है, आपने कंप्लीशन किया, गाड़ी चलने लगती है। बट रेलवे प्रोजेक्ट में चैलेंजेस तब आते हैं जब वो कंप्लीट हो जाता है और फिर कमिशनिंग करनी पड़ती है। तो फ़ोकस कमिशनिंग में शिफ्ट हुआ। देन उसके जो फ़ोकस थे कैपेक्स को 58,000 करोड़ से 2,60,000 करोड़ करने का। देन क्वालिटी, सेफ्टी, स्टेशन डेवलपमेंट, इस जो ट्रैक जो बिल्डिंग करते हैं, ट्रैक कंस्ट्रक्शन करते हैं रेलवे ट्रैक का, वो पहले 4.5 किलोमीटर्स, 4 टू 4.5 किलोमीटर्स हुआ करता था। आज के डेट में ये वी आर टॉकिंग अबाउट 14.5 किलोमीटर्स। तो जो एक मोमेंटम आ चुका है, ये मोमेंटम रुकेगा नहीं क्योंकि हर चीज़ में एक इनर्शिया होती है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम पिछले 10 सालों में जो हमारे जो भी गवर्नमेंट रही, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा और बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स किए। मैं 1-2 छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स देना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट्स बेसिकली एग्ज़ीक्यूट फास्टर करने के लिए इन्होंने रेलवे बजट को मर्ज कर दिया। ये 92 इयर्स पुराना एक ये हिस्ट्री रहा था इसका। फिर इन्होंने पीएम्स गति शक्ति विज़न लाया, जिसमें आइडिया क्या था कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हम फैसिलिटेट जी करेंगे। एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म होगा, जी जहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएशंस जो डिफरेंट स्कीम्स के अंडर में होते हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के होते हैं, जैसे सागरमाला, भारतमाला, एनआरपी, उड़ान, तो ये सब सारे के सारे साइलोज़ में काम बिल्कुल करते थे। अब एक इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म पे करने लगे। तो ये गवर्नमेंट कोई भी आए, ये मोमेंटम रहेगा, ये काम आगे बढ़ेगा। आप एक ने नए हुँ। ऑर्डर की बात की, अब उसके नहीं, बारे में थोड़ा बिल्कुल। तो ये मैं बता दूँ जी ये एक जी, राजेश जी हाँ, बताइए? जी, राजेश जी ऑर्डर पर ही अगला सवा जी राजेश जी गुड आफ्टरनून पूजा बात कर रही हूँ। हाँ, ऑर्डर बुक को नमस्ते। लेकर सवाल था अगला, उसको थोड़ा और डिटेल में हम समझना चाहेंगे आपसे क्योंकि FY 24 तो हमने देखा काफ़ी शानदार था और उसमें लेकिन जो आपने गाइडेंस दी FY 25 के लिए 20,000 से 25,000 करोड़ के ऑर्डर प्रोजेक्शन की आपने बात की थी। पहली सरकार जो थी इस बार जो सरकार आ रही है वो गठबंधन की सरकार है, तो क्या अभी भी आपका ऑर्डर प्रोजेक्शन जो आप मान के चल रहे थे वो अभी भी इंटैक्ट है? मैं तो इसीलिए पहले ये आंसर कर रहा था कि ये एक मोमेंटम ऑलरेडी ये बन गया है, एक इनर्शिया इसमें आ चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में और ये मोमेंटम फिर ये इतनी जल्दी कम नहीं होगा, ये अब इसी मोमेंटम से चलेगा और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वगैरह मैं नहीं दे सकता हूँ, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि जो ऑर्डर बुक की हम बात करते हैं, ये हमारे 3 टू 4 टाइम्स ऑफ द टॉप लाइन होने चाहिए और वो हम उसको मेंटेन करेंगे। अभी आप एक ने रिसेंट ऑर्डर आया मेरा, जो सीतारामपुर बाईपास लाइन का,
इसके बारे में आपने हमसे मतलब अभी डिम्पी कालरा जी पूछ रहे थे। तो ये एक छोटा-सा प्रोजेक्ट है 7.5 किलोमीटर ट्रैक किलोमीटर का, एक रेल फ्लाईओवर बनाना है। सीतारामपुर यार्ड एक बहुत बड़ा यार्ड है और वहाँ पे काफ़ी बेसिकली लोको आवर्स वेस्ट होते हैं। अब उसमें ये फ्लाईओवर बनेगा तो पूरा का पूरा ये यार्ड को क्रॉस करके एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। ऐसा एक फ्लाईओवर वहाँ पे खाना जंक्शन में अवेलेबल है। ऐसा हमने एक अभी गुडूर में साउथ सेंट्रल में बनाया। ये पूरे के पूरे यार्ड का कंजेशन चेंज हो जाएगा। इट विल ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन द ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यार्ड। तो ये इस तरह के जो काम है ना, जो ऑलरेडी सैंक्शन हो गए, वो काम भी होंगे। और ये आरवीएनएल का भी जो ग्रोथ इंजन है ना, ये रुकने वाला है नहीं, ये आगे चलता ही रहेगा। चले भी सर, हम तो ये भी चाहते हैं, क्योंकि आपका ग्रोथ का इंजन जितना चलेगा ना सर, उतना देश का इंजन भी चलेगा। बहुत बहुत ये शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये नए ऑर्डर पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए 390 करोड़ का, और दूसरा आपने ये कहा कि भाई किसी तरह का कोई ग्रोथ पैरालिसिस नहीं होने जा रहा है। अब वो हाँ, अच्छे से चलेगा, वो ऑटोनोमस मोड में भी चलेगा, सरकार कैसे भी बने, कोई भी आए, अच्छा चलेगा। यस सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप राजेश सर? भैया आपने आपने लास्ट टाइम ये बताया था कि रेल भी होगा, विकास भी होगा। तो मैंने इस आज के इंटरव्यू में शुरू किया था कि हाँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव से विकसित व पूर्ण आत्मनिर्भर भारत से। तो ये जो आपका जो चैनल का नाम है ना, मैं हमेशा आपको एक दो बार तो बीच में बोलूँगा ही, कि ये जो स्वदेश का जो फीलिंग है ना, स्वदेश ही धर्म होगा, स्वदेश का ही रंग होगा, स्वदेश की संस्कृति में स्वदेश की खुशबू बहती रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, मैं सही बात मैं बता रहा हूँ। और ना केवल आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है, बहुत अच्छी इंसाइट भी मिलती है। और कई बार क्या है ना, कंपनी और बैलेंस शीट से हटकर जो आपसे बात हो जाती है ना ऑन एयर, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प रहती है सर। बहुत शुक्रिया सर, आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और अपनी कंपनी की अच्छी ग्रोथ करें, यही उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, 115 पॉइंट की बढ़त अभी भी आपको निफ्टी पे दिख रही होगी, और बैंक निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी को बार बार झटका लग रहा है लाल निशान का, बट निफ्टी कोशिश कर रहा है कि वो 22,800 के फ्यूचर्स पे बना रहे और किसी तरह से 22,700 को कैश में बचाए रखे। देखते हैं अभी और क्या होता है। इस बीच कपिल भी हमारे साथ हैं, आज तो प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ और मेहमानों से भी हम बातचीत कर रहे हैं और ज़रा समझ रहे हैं, और राहुल जी भी हमारे साथ हैं, विनीत सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप बातचीत करने के लिए। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर ये सरकार का गठन ऑलमोस्ट डन हो रहा है, बस अब डेट बाकी रह गई है, 8 होगा या 9 तारीख होगा। कल पॉलिसी है सर, कल पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट करें कुछ? विनीत सर आपकी कैलकुलेशन है? सब लोग कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेके गाइडेंस आ जाएगी, पता लग जाएगा अक्टूबर में जाने के दिसंबर वाले क्वार्टर में जाएंगे। ये थोड़ा आपको भी यही वेट होगा क्या कि कल आरबीआई गवर्नर जो बोलेंगे थोड़ा आइडिया देंगे, हाँ कब काटेंगे दरें? लगता है कि कल आइडिया देगा आरबीआई कभी काटेंगे करके, क्योंकि कनाडा ने तो कट कर दी है, लेकिन वो अपनी ग्लोबल पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेटेड है ग्लोबली। तो जब तक फेड नहीं काटेगा ना, इंडिया नहीं काटेंगे। ओके ठीक है, तो फेड का तो वेट करना पड़ेगा। पूजा, फेड के लिए वेट करना पड़ सकता है? बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि जब तक फेड नहीं काटेगा, सितंबर में वेट हो रहा है कि 70% अभी अनुमान है कि हो जाएगी, लेकिन देखना होगा जब तक फेड फैसला नहीं लेगा। और कोई ये तो खुद गवर्नर भी बार बार हाईलाइट कर ही रहे हैं कि जब वहाँ से कटौती होना शुरू होगी तब हम आगे फैसला लेंगे। लेकिन अभी विनीत जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की कि यूरोप साइड, कनाडा साइड में कटौती होना शुरू हो चुकी है, तो देखना होगा भारत का रुख आगे क्या होता है। एक पॉइंट और जरा समझ लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट पे अभी खबर आई है करीब आधा घंटा पहले कि उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए इक्विटीज के जरिए रकम जुटाने के बोर्ड का अप्रूवल आ गया। शेयर में मोमेंटम तो आया, लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे खत्म भी हो गया। ये शेयर 7% तक ऊपर गया, लेकिन अभी सिर्फ फिर से 3.5% है। विनीत सर एक बार आपका टेक इस पे चाहिए। फंडामेंटली हमने टेक्निकली तो कई बार पता कर लिया, सब लोग टेक्निकल्स वाले कह रहे हैं कि बेस बन गया है, बस चलना बाकी है। आप भी जरा सर गाइडेंस दे दीजिए। 2,000 करोड़ रुपए सर इन्होंने जुटा लिए हैं, बोर्ड कह रहा है कि हमने अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल लेने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जमा जुटा लिए पैसे। आपको एक्चुअली आके मार्केट में लेना पड़ेगा, और आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप कैसे जुटाओगे। इतने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है, और वैल्यूएशन काफी सस्ता है, मैं मानता हूँ। पर ये जो ओवर गाइडिंग जो गवर्नेंस इश्यूज है ना, वो मुझे एनकरेज नहीं करता है कि मैं ये शेयर को बाय करूं। तो मैं ये शेयर से थोड़ा दूरी रहूं।
फिलहाल अभी आप रुक जाएंगे इस पे और अभी कोई बात नहीं, थोड़ी और क्लैरिफिकेशन आ जाए। हमारा भी मानना है कि ये खबर सिर्फ बोर्ड की अप्रूवल की है कि भाई ठीक है आप 2000 करोड़ जुटा लो, फाइनेंस जुटाओ तो सही, और उसके बाद उसका रिएक्शन आपको खुद ही पता लग जाएगा। आगे बढ़े, एक दो जरा और टेक्निकल व्यू पॉइंट ले लेते हैं। बाटा इंडिया, राहुल सर, आज हमने सुबह सुबह बाटा इंडिया जब लाल निशान में था ना तभी बातचीत हुई थी, बकायदा 2-2.5% ऊपर भी है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग कॉल है, तो ट्रेडिंग वाला हिस्सा आज 2-2.5% का आ गया, हो सकता है 2% और भी आ जाए, लेकिन हम इसको इन्वेस्टमेंट कॉल भी मानते हैं। हमारा अपना टारगेट 1700 से 1800 तक का है। क्या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं? थोड़ा अर्ली है, ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा अर्ली आ जाएंगे तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा लाएंगे। तो बाटा में आपने एकदम स्पॉट ऑन कहा कि अगर ट्रेडिंग कॉल था तो ट्रेडिंग कॉल थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकता है, बट जो कैंडल बना है वीकली चार्ट पे इज वन ऑफ द टॉप 10 चार्ट्स आप देखेंगे जहां से नीचे से रिबाउंड हुआ है। इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है कैंडल का, तो इन्वेस्टमेंट के दौर पे बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से ब्रेकआउट भी हुआ है, तो लुकिंग गुड ऑन द चार्ट्स। जो लोग होल्ड कर रहे हैं, दिस इज द टाइम टू बी इन द स्टॉक। ठीक है, तो ये है सलाह बाटा पर। सुबह से ही हम आपको ये ट्रैक करवा रहे हैं जब ये स्टॉक लाल निशान में था। इनफैक्ट जब मार्केट खुला भी नहीं था तब भी हमने आपको ये स्टॉक को नोटिस करवाया था, और यहाँ पर आप नज़र रखिए बाटा पर। बार बार हम आपको जैसे ही कुछ इसमें मौके मिलते हैं हम आपको नोटिस करवाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और आईटीसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस बीच आईटीसी होटल्स के डीमर्जर पर शेयर धारकों की बैठक चल रही है। बैठक को लेकर ज़्यादा डिटेल्स जान लेते हैं अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? आईटीसी के होटल कारोबार के डीमर्जर स्कीम पे जो शेयर होल्डर्स की जो बैठक है वो जारी है, और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इस डीमर्जर स्कीम के फेवर में वोट करने जा रही है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो न्यू इंडिया एश्योरेंस जिसकी शेयर होल्डिंग है 1.5%, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो 15% हिस्सा रखती है आईटीसी के अंदर, और इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिनकी करीब 2.25% स्टेक है, ये तमाम जो शेयर होल्डर है ये डीमर्जर स्कीम के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वैल्यू अनलॉक होगी। और जिस तरह से आईटीसी का होटल कारोबार बढ़ रहा है, जिस तरह से रूम ऑक्यूपेंसी में अच्छा रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, नंबर ऑफ रूम्स जो है वो 15,000 से बढ़ा के 25,000 करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए डीमर्जर के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। जिस तरह से जो डीमर्जर स्कीम में रेशियो सुझाया गया है कि 10 शेयर जो आईटीसी के है उसके बदले 1 शेयर जो नई एंटिटी होगी, लिस्टेड एंटिटी, उनके मिलेंगे। सरकार की भी इसके अंदर हिस्सेदारी है इस आईटीसी के अंदर 7.8%। तो मोटा मोटा ये माना जा रहा है कि ये जो डीमर्जर स्कीम में फेवर में वोट पड़ेगा, और इसके बाद जो है डीमर्जर स्कीम जब पूरी हो जाएगी तो एक लिस्टेड एंटिटी होगी आईटीसी की, आईटीसी होटल्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो रही है आईटीसी की तरफ से। आईटीसी होटल्स में देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन न्यूज़ पे रिएक्शन कल ही स्टॉक ने देना शुरू कर दिया था। हम देख रहे थे कि खबरें काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है इस पर नज़र होगी। इंश्योरेंस कंपनियां जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो पक्ष में हैं। अब आगे क्या डेवलपमेंट होता है इस पर नज़र बनी रहेगी। आईटीसी 0.5% ऊपर है इस वक्त कारोबार में। विनीत जी, डीमर्जर की खबर को लेकर आपका क्या टेक होगा? विनीत जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। डेफिनेटली पॉजिटिव है। ये भाव पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी हाई, और अगर आप ये स्टॉक अभी खरीदते हो तो डीमर्जर के बाद में वैल्यू अनलॉकिंग काफी होगी और उससे आपको काफी फायदा। थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए 2 शेयर आपको रखने चाहिए। पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा आईटीसी। रिलायंस को भी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए रखिए आप। ऐसा नहीं कि रिलायंस के अंदर भी 4-5 कंपनी, एक और भी आप रख सकते हैं। अगर आपको अडानी ग्रुप के शेयर रखने हैं तो अडानी एंटरप्राइजेस, उसमें भी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। उसमें भी 4-5 बड़े बिजनेसेस हैं। मान लो भविष्य में बिजनेसेस कटेंगे तो ऊपर के लेवल पे कटेंगे, और हो सकता है ये फंड रेज भी करें। लास्ट टाइम इन्होंने फंड रेज करने का प्लान बनाया था तो वापस लेना पड़ा किसी वजह से, उसमें हिडलवर्क का पूरा मामला आ गया था। तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर से भी रेज करें। तो 3 शेयर हो गए, एक तो आईटीसी, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरा अडानी एंटरप्राइजेस। इस सब वैल्यू अनलॉकिंग वाले शेयर्स हैं। तो अगर आपके पास पड़े हुए थोड़ा कुछ सालों तक रख पाएंगे तो आप देखेंगे इन्हीं शेयरों में से आपको और शेयर भी मिलेंगे
और वेल्थ क्रिएशन में भी आपका होगा। तो टिपिकली वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक हो गई। आगे बढ़े, एक छोटा सा ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने और रखते हैं। जेम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनी, थैंक यू वेरी मच। बताइए कौन सा ऑप्शन ढूंढा आपने? जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। यहाँ पे हम लेंगे आयशर मोटर्स 4800 कॉल ऑप्शन जून सीरीज का। आपको बाय करना है 94 से 92 के रेंज में। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 63, टारगेट रहेगा 123 पहला टारगेट, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे 150 बनेगा। तो आयशर मोटर में अभी जस्ट हमने देखा है कि 4700 के ऊपर एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट देते हुए अपने 20 और 10 EMA को भी क्रॉस कर रहा है इंट्राडे डेली चार्ट्स पे। तो एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है। फ्रॉम करंट लेवल्स हम देखेंगे सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है 4700 से 4680 के रेंज में। और यहाँ पे जो ऊपर का लक्ष्य बन रहा है वो 4850 टू 4900 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो लॉट साइज काफी छोटा है 175 का। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस के अनुसार मैक्सिमम रिस्क 5250 बनेगा। और अगर व्यू सही जाता है और आयशर मोटर्स टुवर्ड्स 4850 4900 लेवल टेस्ट करता है और आपका ये हायर साइड ऑफ द टारगेट 150 अचीव होगा, तो आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 10 से 11,000 के बीच में आ सकता है। ओके ठीक है, 92 93 के आसपास की ये कॉल है। और मैं आपको बताऊं, ये आपने ज़रूर चेक करना। एक तो मॉनसून वाला इफेक्ट है, आपको पता ही है, मॉनसून का अपडेट अभी नीचे भी हम चला रहे थे। दूसरा, आयशर थोड़ा बढ़िया सुपर ट्रेंड के अंदर पॉजिटिव हो चुका है और सामने कल पॉलिसी भी है। अगर सब कुछ ठीक रहता है ना, तो इससे जुड़ा हुआ ये शेयर बहुत ही टाइमली दिया है सोनी ने। हालांकि मैंने इसके तुरंत चार्ट देखे, जैसे सोनी बता रही है, ये जो 93 94 वाली कॉल है ना, 115 से 116 पे या 123 पे भी आप समझ लो मोटा मोटी। तो 123 पे अगर आपको एक राउंड का भी प्रॉफिट बुक करना है तो ज़रूर कर लेना। ठीक है सोनी, इसका लोड साइज क्या है वैसे? 175 175 का। ठीक है, तो 175 का लॉट साइज के हिसाब से आप एक सारी कैलकुलेशंस भी देख रहे हैं। 1:2 की रेशियो में ये सब कैलकुलेटेड है। ठीक है सोनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को लग रहा है आपकी कॉल चल जाएगी और इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। हर खबर अब आपकी भाषा हिंदी में। इस समय मुझे लगता है डिमांड से ज्यादा सप्लाई की वजह से क्रूड प्राइसेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं कि डीलिंग रूम में किस स्टॉक को लेकर हलचल है। रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, खबर गर्म है। शरद हैं हमारे साथ अपडेट लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, ऑटो एंसिलरी कंपनी एंड्योरेंस टेक जो है आज फोकस में रहेगी और हमारी जो है डीलर्स के साथ बात हो रही है, तो यहाँ पता चल रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जो है थोड़ी स्टॉक में बाइंग की है। स्टॉक अपने ऑलरेडी हाई लेवल्स पे, तो लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे है, लेकिन यहाँ देखने मिल रहा है कि कुछ PMS भी ऐड कर रहे हैं इस स्टॉक को। स्टॉक के बारे में बात करें तो पिछले 2 सेशन में 10% से ज़्यादा का इजाफा आया है और वॉल्यूम्स में भी पिकअप देखने मिली है। आज इटसेल्फ 1 लाख शेयर्स एक्सचेंज हुए हैंड्स, यानी कि 0.2% स्टेक हुई है। जो की DIs ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो इंक्लूड करते हैं SBI म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। हमारे चैनल चेक से हिसाब से कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर जो यूरोप से देखने मिल सकती है, जो कि एक हाई मार्जिन ऑर्डर रहेगी। कंपनी जो है जून 11 से लेकर जून 14 तक जो है FI से भी जो है मिलेंगे और याद रखिए ये हांगकांग और सिंगापुर में यहाँ पे मीटिंग्स होने वाले हैं। ओवरऑल जो है ऑटो एलसी स्टॉक में भी जो है फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि बाइंग देखने मिल रही है, बास्केट बाइंग में, स्पेशली 2 व्हीलर सेगमेंट पे, जहाँ पे कंपोनेंट्स लग सकते हैं, क्योंकि रूरल रिकवरी एक बात हो रही है। दूसरा बात, जो नई गवर्नमेंट आ सकती है वो पॉपुलिज्म पे फोकस रखेगी, जिसके कारण 2 व्हीलर डिमांड पे जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो उस एंगल से भी ऑटो एलसी स्टॉक्स को ज़रूर आप ट्रैक करिएगा। लेकिन आज का जो खबर है वो है एंड्योरेंस टेक में बाइंग आ रही है इंस्टीट्यूशन से डोमेस्टिक में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। बिल्कुल, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर नज़र तो रखे हुए हम सुबह से ही, बार बार आपको हाईलाइट कर रहे हैं। और अब देखिए एंड्योरेंस टेक में भी कुछ हलचल है, कुछ बड़े सौदे हुए हैं, इस वजह से स्टॉक अभी फ़िलहाल अपने हाइस के पास कारोबार कर रहा है। विनीत जी, ये ऑटो एंसिलरी सेगमेंट को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मैंडेट आने के बाद हम देख रहे हैं कि एक्टिव हुई हैं सारी कंपनियां, शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप एंट्री लेने के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर कहीं एंट्री लेनी हो तो?
विनीत जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मिंडा कॉर्प, यूनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरीज ये हमारे फेवरेट काउंटर्स है। हमें लगता है कि मिंडा और यूनो मिंडा का जो पोर्टफोलियो है वो काफी ईवी और आइस व्हीकल्स के लिए उचित है, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है और ये दोनों कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, एक्साइड और अमर राजा की बात करें तो इधर जो ईवी के लिए बैटरीज जो बनाई जा रही है, लिथियम आयन बैटरीज, उसमें भी इनको काफी ट्रैक्शन मिल रही है। तो हमें लगता है कि ये दोनों कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स फोकस में है ही, ट्रिगर्स आपको शरद ने बताए और उसमें भी आप किन कंपनियों पर नज़र रख सकते हैं ये भी हमने आपको बताया। उनो मिंडा कॉर्प, एक्साइड, अमर राजा बैटरीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, इस पर आप नज़र रखिए। एक और स्टॉक फोकस में है आज और ये भी हम आपको सुबह से नोटिस करवा रहे हैं, वो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। यहाँ पर संजीव भसीन ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी थी और हाल ही के दिनों में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। शेयर के लिए क्या कुछ ट्रिगर्स हैं, आने वाले समय के लिए भी क्या कुछ तेज़ी के फैक्टर्स बन सकते हैं, पूरा रिसर्च लेकर हमारे साथ जिनेह नागर जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए। तो अगर हम AVFRL की बात करें तो कल शेयर जो है करीब 15% की तेज़ी दिखाई दी और इसके पीछे जो मेन कारण है एनालिस्ट बता रहे 5 है। जो पहला ट्रिगर है वो है वैल्यूएशंस। अगर हम कंपनी की एवरेज वैल्यूएशन देखें 5 साल की तो EV/EBITDA वैल्यूएशन जो है 31 टाइम्स पर आ रही थी, लेकिन अगर हम 12 मंथ्स फॉरवर्ड वैल्यूएशंस देखें तो अभी EV/EBITDA वैल्यूएशंस 17.5 टाइम्स चल रही है। तो एवरेज से काफ़ी डिस्काउंट पर अभी जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम दूसरा ट्रिगर की बात करें तो जो है पीक लॉसेस, कंपनीज के जो नए नए बिजनेस थे वहाँ पे जो लॉसेस थे, कंपनी कह रही है कि वो लॉसेस अब बॉटम आउट हो चुके हैं, तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है आगे जाकर दिखेगी। और जो थर्ड ट्रिगर रहेगा वो होगा पेंटालून्स बिजनेस पे, जो कि उनका मेन बिजनेस है, एक वैल्यू ग्रोथ सेगमेंट है, वहाँ पे उनको जो है आगे जाके ग्रोथ दिख रही है। उन्होंने काफ़ी जो नॉन प्रॉफिट स्टोर्स थे उन्हें बंद किया है, तो आगे जाके उनको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिख रही है। और एक और जो कारण होगा वो है नया डीमर्जर। सो ABFRL जो है डीमर्ज होने जा रहा है मधुरा एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स में। तो ये जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी वैल्यू अनलॉक होगी, जिसके कारण शेयर में तेज़ी दिखी जा रही है। और एक और रीज़न है पीयर वैल्यूएशंस। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे, अगर आप वेदांत फैशंस को देखेंगे, जो इसके पीयर्स है वो उनकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड जो है 63 टाइम्स EV/EBITDA पे ट्रेड करता है, वहीं वेदांत फैशन करीब 31% टाइप पे ट्रेड करता है और ABFRL जो है 17। तो यहाँ पे भी काफ़ी डिस्काउंट है, जिसके कारण ABFRL में तेज़ी देखी जा रही है। तो एक महीने में शानदार तेज़ी देखने को मिली है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में और आगे के लिए भी कुछ ट्रिगर्स अभी यहाँ पर हमारे लिए जिन्हें हाईलाइट भी कर रहे थे। 5% ऊपर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। एक बार व्यू ले लेते हैं इस पर। कपिल जी क्या सलाह देंगे आप? आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, अभी भी मौके दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, इस वीक में ऑलमोस्ट स्टॉक को 12% से ऊपर चल गया है। स्टॉक प्राइस में पिछले 2 दिन से काफी भारी वर्क मोमेंटम देखने मिली हुई है। 322 का जो लेवल है एक माइल्ड टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल तो है, लेकिन वहां पे अभी तक कोई रेड कलर का फॉर्मेशन या फिर कोई विक का फॉर्मेशन नहीं बना हुआ है। तो आपका रेजिस्टेंस पे भी कोई वीकनेस तो नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन 321 322 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो इसका नेक्स्ट पड़ाव जो रहना चाहिए वो कहां ना कहां पे 350 से 355 का रहेगा। फ्रेश बाइंग के लिए तो व्यू नहीं बनेगा। 304 के स्टॉप लॉस से ट्रेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को और ऊपर के लेवल में 350 हमें देखने मिल सकते हैं। अगर आज वैसे आप चेक कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के 12 में से करीब 7 शेयर चल रहे हैं। SBI HDFC बैंक लीडरशिप अगुवाई में है, दोनों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हेल्प कर रहे हैं और जो अगेंस्ट में है वो कल काफ़ी चल गए थे। जैसे इंडसइंड बैंक कल 8% ऊपर जाके बंद हुआ था, आज वो प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। एक्सिस बैंक करा रहा है। तो ये क्या है ना, बट सा गया है। वेटेज वाले शेयर भी बट गए हैं आपस में। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे इंडसइंड बैंक करीब 22 पॉइंट खा रहा है तो कोटक बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 22 पॉइंट दे रहा है। तो ऐसे हो गया। अब बैंक के अंदर पूरा बटा हुआ सिस्टम है। 2 बड़े बैंक HDFC SBI चल रहे हैं, लेकिन 2 निजी बैंक बड़े एक्सिस बैंक और इंडसइंड बकायदा डेज लो पे आके खड़े हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन चेक करोगे ना तो 37 शेयर चल रहे हैं। निफ्टी एक बार भी लाल निशान में नहीं आया आज दिन भर में, जबकि बैंक निफ्टी कम से कम 10 बार लाल निशान में आ चुका होगा, लेकिन निफ्टी नहीं आया। तो आज एक और चीज़ 22,800 के ऊपर क्लोजिंग एक और इंडिकेशन हो सकता है
कि थोड़ी बहुत और कवरिंग आ सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशनल एफआईज का होल्डिंग बढ़ना भी बाकी है, वो करीब 17-18% के आसपास चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना आपस में कनेक्ट होती हैं। और दूसरा आईटी कंपनीज पे भी थोड़ा दम रखिएगा। एक मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, सोनी पटनायक अभी आपको देके गई थी 4800 की आइशर की कॉल 92-93 पे दी थी, अभी उसका रेट आ रहा है 96, थोड़ी देर पहले 98 का रेट भी मैंने देखा है। तो ये मेरे को लग रहा है ये ट्रेड उनका चल सकता है। तो आप थोड़ा आइशर, बाटा, ये जो कंजम्पशन वाला थीम है ना, खासकर मॉनसून और कंजम्पशन का जो डेडली कॉम्बिनेशन है, इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक काम करते हैं, विनीत सर से भी ज़रा पता कर लेते हैं, फिर हमारे रिपोर्टर प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगर शपथ ले रहे हैं ना, तो उनके तीसरे कार्यकाल में क्या क्या आर्थिक सुधार होंगे, इस पर ज़रा हम उनसे थोड़ी डिटेलिंग लेंगे। लेकिन उससे पहले कंजम्पशन वाले शेयर्स पे एक ज़रा टेक लेते हैं विनीत जी का। विनीत सर, कोई एक शेयर बता सकते हैं? मेरे को सिर्फ कंजम्पशन चाहिए, कंजम्पशन प्लस मॉनसून मिक्स। मैं आपको 3 शेयर देता हूँ। एक है मैरिको लिमिटेड, दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर्स, और तीसरा जो ऑल सीजन है वो है जोमेटो। हमें लगता है कि तीनों कंपनीज में काफी अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स है, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस है, और सब एग्रेसिव ग्रोथ परस्यू कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये सब में अच्छी बढ़त आएगी, मार्जिन्स भी एक्सपेंड हो रहे, ऑपरेटिंग लीवरेज आ रहा है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक्स लेने पे आपको 40-50% अपसाइड अगले 18 महीने में मिल सकता है। ठीक है, तो कंजम्पशन का प्ले आप ये बता रहे हैं, और 2-4 शेयर आपने जो नोटिस करा वो मैं उसको भी देख लेता हूँ सर। अच्छे से आपने हमको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े। इंडिया विक्स इस बीच में आपको बता दूँ 11% टूट गया आज। कल 30% टूटा था, आज 11% टूटा, 40% की करेक्शन आ चुकी है। और ये बड़ी वजह है कि बाज़ार जैसे से इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, ये जो फियर है मार्केट के मन में कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये भी धीरे धीरे करके हट रहा है। बस पोर्टफोलियोज बढ़ जाएंगे और नीचे हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि ये इंडिया विक्स 15 के भी नीचे चला जाएगा कल तक। और अगर चला जाता है, अच्छा इंडिया विक्स फियर भी है, एंजाइटी भी है, और साथ ही मोमेंटम भी है, तो फिर मोमेंटम भी लूज़ करेगा बाज़ार। जैसे आप देखो पहले आप कैसे प्ले करते थे, आपको 500-800 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के दिखते नहीं थे। आज आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करके देखो, 250 पॉइंट आपके दिन भर की चर्निंग है। निफ्टी के अंदर आज 100 पॉइंट की चर्निंग है। बस 100 पॉइंट में कैसे पकड़ेंगे और कैसे छोड़ेंगे, तो ये मार्केट को डल भी करेगा आगे चल के। क्योंकि अभी आप रोलर कोस्टर राइड लेके आए हो ना, एकदम आपको अजीब भी लगेगा। देखिए कैसा बाजार हो गया है, ये तो चलता ही नहीं है। अरे भाई बाजार चल तो रहा ही है, अभी आपका पुराना एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो गया। ठीक, थोड़ा इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़ें। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रहेगी, एनडीए के सहयोगी दल सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में है। प्रकाश प्रियदर्शी के पास पूरी डिटेल है, उन्हीं से समझते हैं। प्रकाश जी बताइए प्लीज़। देखिए, बाजार के लिहाज से, इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो काफ़ी राहत की खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर कॉरिडोर्स में इस बात की काफ़ी चर्चा है कि जो की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, कोलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद भी मोदी गवर्नमेंट 3.0 में उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं दिख रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो तमाम ऐसे की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिसको कि आसानी से लागू किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए अलायंस ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, प्रधानमंत्री को समर्थन पत्र सौंप दिया है, और जल्द ही सरकार गठन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। जहां तक तेलुगु देशम पार्टी का सवाल है, उसने तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, और मकसद ये है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएं कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और इंडस्ट्री के लिहाज से भी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, अगर आप उस पर नज़र डालें, जिसमें आईबीसी के तहत अमेंडमेंट है, कैपिटल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं वो जारी रहेंगे। साथ ही साथ जो लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड जो प्रयास किए गए थे, लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड जो बिल है उसको पार्लियामेंट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स के साथ इसको लागू किया जा सकता है और इसमें बड़ी चुनौतियां नहीं आएंगी। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट 3.0 में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट को बढ़ाया जा सकता है, इसकी रफ्तार को बनाकर रखा जा सकता है ताकि ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखने में मदद मिले। साथ ही साथ जीएसटी के तहत जो मेगा रेट रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव है जिस पर चर्चा चल रही है, उसको भी लागू करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी राज्यों ने पहले ही इसका समर्थन किया है। साथ ही साथ
सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट का जहाँ तक सवाल है, जो टारगेट है उस पर आगे बढ़ेगी और फोकस ये होगा कि जो PSUs हैं उसमें वैल्यू जनरेशन की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखा जाए। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, PLI के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को बनाकर रखी जाएगी, कुछ नए सेक्टर्स को PLI स्कीम के दायरे में लाया जाएगा और साथ ही साथ जो एनर्जी ट्रांजिशन के गोल्स हैं जो कि पहले से तय हैं, सरकार उस पर मजबूत गति से आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये अच्छे पॉइंट आपने बताए कि जो बड़े रिफॉर्म्स हैं उसको लेके कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है अभी तक की। और एक और चीज़, जब ये एनडी की कल बैठक हुई ना तो इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाया जाता है, एक रेजोल्यूशन बनाया जाता है, वो भी इन्होंने पास किया हुआ है कि भाई ठीक है, इन सब चार चीज़ों पे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो प्रकाश बता रहे हैं ना कि सारे के सारे जो बड़े रिफॉर्म्स हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, रिफॉर्म्स हैं जैसे अग्निवीर है, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं अभी मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में हैं जिसको हम चेक करते रहेंगे, आपके सामने बताते रहेंगे। लेकिन ये इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छी खबर है कि भाई पॉलिसी फ्रंट पे कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े, 3 बजे का मार्केट का एक्शन एक बार फटाफट आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद फिर प्रदीप होरचंदानी से भी बातचीत करते हैं। काफ़ी समय से उनसे बात नहीं हुई है, तुरंत लौट रहे हैं प्रदीप सर आपके पास। पहले 3 बजे का मार्केट एक्शन चेक करते हैं गौरव के साथ। गौरव जी बताएं प्लीज़। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ फार्मा कंपनी से। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्किड फार्मा की, क्योंकि कंपनी को रिसेंटली ही DCGI से अप्रूवल मिला है एक फर्स्ट इन्वेंटेड और मेड इन इंडिया जो ड्रग है उसके लिए। और ये जो ड्रग रहेगा वो ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल के फॉर्म में रहने वाला है। और इसी के चलते हुए अगर हम शेयर में भी बात करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। अगली बात करते हैं इंडोको रेमेडीज़ की, क्योंकि इस कंपनी को भी एक टेंटेटिव ANDA अप्रूवल मिला है US FDA से। जो कि ड्रग है उसका नाम है कैनाग्लिफोजिन, और एक जो ड्रग है जो हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के फॉर्म में आने वाला है। इन ड्रग्स के लिए कंपनी को अप्रूवल मिला है और इसी के चलते इस कंपनी पे भी शेयर पे फोकस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की, क्योंकि हाल ही में हुए एक मीटिंग के दौरान कंपनी ने शेयर होल्डर्स का इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, जिसमें 2000 करोड़ का एक फंड रेज जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। आगे जाके शेयर होल्डर्स का इसके ऊपर जो वोट है वो लेना ज़रूरी रहेगा कंपनी के लिए, बट फिलहाल के लिए एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो कंपनी ने दिया है 2000 करोड़ के फंड रेज के लिए। और इसी के लिए जी एंटरटेनमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्सिस्टेंट पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही जेन AI के लिए हब जो है वो लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो भी कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट्स को जेन AI के साथ कोलेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप ले सकती है पर्सिस्टेंट के मदद के साथ। और इसी के चलते हुए पर्सिस्टेंट पे भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अगली बात करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल की, क्योंकि कंपनी की एक जो सब्सिडरी है बिरला इस्टेट, उसने अभी फिलहाल में ही एक प्रोजेक्ट लिया है। 13.27 एकर्स का ये प्रोजेक्ट रहेगा गुड़गांव में, जिसका सेलिंग वैल्यू और रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो 5000 करोड़ से भी ज़्यादा रहने वाला है। और सेंचुरी टेक्सटाइल जो है वो 100% ओन करता है इस कंपनी को। और इसी के चलते हुए सेंचुरी टेक्सटाइल में भी आज हमने तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं ITC की, क्योंकि हाल ही में मिले एक न्यूज़ के थ्रू ऐसे समझ में आ रहा है कि ITC के डीमर्जर जो है होटल बिजनेस और जो दूसरा कंज्यूमर बिजनेस था वो डीमर्जर के लिए अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ चुका है। और इसी के चलते हुए ITC के शेयर पर नज़र रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो खबरों के दम पे ये सब शेयर जो है उस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम इन सब शेयर्स में हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। तो आप ये बता रहे हैं कि इन सभी पे खबरों पे हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। जो ITC वाली खबर आपने बताई ना, वो एग्जैक्टली नीचे आ भी गया कि शेयरधारकों से इनको अप्रूवल आ गया है। ये अपने होटल कारोबार को अलग करने जा रहे हैं। 99.9% होगा जो होटल कारोबार पूरी तरह से अलग हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग रह जाएगा। छोड़ दो उसको भी, आप सोचो पूरा अलग ही हो रहा है। ठीक है, इनमें पेपर है, इसमें FMCG का बिजनेस है, और अभी की कैलकुलेशन ये बताती है कि करीब 55% के आसपास का सिगरेट बिजनेस है। इसके अलावा नॉन 45% बिजनेस है वो अलग अलग बिजनेस से जुड़ा हुआ है, होटल से, पेपर से, कार और FMCG बिजनेस से, इन सब से। थोड़ी देर पहले यही वैल्यूएशन की बात आपको सर भी बता रहे थे, विनीत सर भी, कि भाई वैल्यूएशन के हिसाब से आपको बाय करना है, इनहेरेंट वैल्यू इन सब में छुपी हुई है, तो ITC को रखने में कोई बुराई नहीं है। शेयर का रिएक्शन भी फास्ट है, 1.5% ऊपर है, डेज हाई पे भी है। प्रदीप सर एक बार ज़रा लेवल्स चेक करके बताओगे, स्टॉप लॉस और टारगेट दे दोगे? ये थोड़ा आप देना स्विंग के, मतलब 1-2 दिन के मत देना, करीब 1 क्वार्टर के दे दो। चलो आप। डिम्पी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बहुत टाइम के बाद बात करके। ITC की अगर बात करें तो रिपीटेडली अगर आप देखेंगे इसके 200 DMA के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है।
तो रिसेंटली अगर जो टॉप्स हैं इनको कनेक्ट करते हैं या रिसेंट टॉप्स की अगर बात कर ले तो 440 से लेके 450 के बीच में काफी टफ रेजिस्टेंस जोन है आईटीसी का। तो इसका मेरे हिसाब से क्रॉसओवर जरूरी बनेगा एक सस्टेनेबल अपमूव के लिए। अगर वो हो जाता है तो मेरे हिसाब से 470 से 480 के टारगेट्स बन सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट हम देख रहे हैं अर्ली चार्ट्स पे वो करीबन 427-28 पे है। तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग लॉन्ग जरूर से स्टॉप लॉस से होल्ड किए जा सकते हैं। और एक बड़ी सस्टेनेबल अपमूव के लिए 440 450 का जो रेजिस्टेंस जोन है इसका एक डिसाइसिव क्रॉसओवर जरूरी बनेगा। ठीक है, चलिए एक मोटा मोटी आपको टेक्निकल व्यू भी मिल गया, खबर आ गई है, फंडामेंटल व्यू ऑलरेडी आपको दे ही दिया था विनीत जी ने। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और स्टॉक्स भी हैं, कुछ BTST STBT के सौदे भी होंगे, वो भी आप नोटिस कीजिएगा। छोटे से ब्रेक और तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब चलिए कुछ आखिरी कुछ 10 मिनट रह गए हैं बाजार की क्लोजिंग को। फटाफट से क्लोजिंग ट्रेड्स लेते हैं, BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। कपिल जी पहले आप बताइए आपके तरफ से आज अब कोई BTST या STBT ट्रेड? जी बेसिकली ग्रेन्यूल्स को मैं देख रहा हूँ, ग्रेन्यूल्स ऑलरेडी 6% से ऊपर है, लेकिन उसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो भी पार हो चुके हैं, तो कल उसका एक स्पिलओवर इफेक्ट हमें देखने मिल सकता है। 468 पे चल रहा है, उसकी नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड मोमेंटम जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो कहाँ पे 476 की हमें देखने मिल सकती है। तो BTST के लिए यहाँ पे एक ट्रैक्शन हमें देखने मिल सकता है ग्रेन्यूल्स। ये कॉल ग्रैनुअल्स इंडिया, यहाँ पर BTST ट्रेड देख रहे हैं कपिल, इसमें तेजी करके चलिए। ऑलरेडी 6% ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी आप तेजी करके चल सकते हैं ग्रैनुअल्स इंडिया में। प्रदीप जी आप कहाँ पर देख रहे हैं ट्रेड? मेरे तरफ से FL इंडिया रहेगा ये ट्रेड। FL इंडिया में पिछले दिनों एक स्टीप करेक्शन देखने को मिला था और आज के सेशन में अगर आप देखें तो ये अच्छे वॉल्यूम के साथ अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, पुल बैक कंटिन्यू कर सकता है। 1155 के करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1110 का, 1110 का और 1250 के इसमें टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो ये स्टॉक का नाम प्रदीप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? जी स्टॉक का नाम है FL इंडिया, AFFLE। एफिल इंडिया, जी जी एफिल इंडिया। तो कुछ गलत चार्ट हम चला रहे थे। एफिल इंडिया पर आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। यहाँ पर BTST STBT की सलाह आपके लिए। इस बीच कुछ फार्मा स्टॉक्स ऊपर आए हैं और एक आध और इंफ्रा स्टॉक्स में हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक देखिए, यहाँ पर करीब 17% की तेज़ी आई है स्टॉक में। कपिल जी सीक्वेंट साइंटिफिक ये जो अभी तेज़ी दिखाई दे रही है, मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं? अपने डेज हाई के पास ये स्टॉक आ चुका है अब। जी बेसिकली स्टॉक प्राइस काफी बॉटम लेवल से रिवर्सल तो कर रहा है और फार्मा सेक्टर्स में मोमेंटम में है और अपने जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसके पास तो आ गया, लेकिन कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें रुकना चाहिए। 121 के लेवल अगर वो निकाल जाता है तो उसका जो नेक्स्ट बेस्ट हर्डल जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 127 के यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए वेट करना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये है सलाह सीक्वेंट साइंटिफिक पर आपके लिए। PNC इंफ्रा, आज हम इंफ्रा स्टॉक्स में भी कुछ चुनिंदा एक बाइंग नज़र आ रही है और ये रडार पे भी हैं, ब्रोकरेज हाउस के भी। हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर चर्चा भी की, लेकिन इसमें PNC इंफ्रा एक बार देखिए, यहाँ पर भी करीब 13% की तेज़ी है। 530 के आसपास स्टॉक ने हाई लगाया था, उसी के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। प्रदीप जी क्या सलाह होगी आपकी? PNC इंफ्रा में क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए पोजिशनल आधार पर अगर बात करें तो? अगर चार्ट्स पे देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है। पिछले दिनों जब मेल्टडाउन हो रहा था मार्केट में तो इसने अपने 34 DMA के इमीडिएट सपोर्ट को होल्ड किया था, जो काफी कम स्टॉक्स ने किया था। और वहां से ये सपोर्ट लेके आज के सेशन में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अर्ली चार्ट्स पे। तो 509 का एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसके स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ऑन द हायर साइड 573 574 जो रिसेंट टॉप है वो इमीडिएट टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो ये है सलाह इस पर। फार्मा स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। एक बायोकॉन भी देखिए, यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा बन रहा है और अब
धीरे धीरे स्टॉक 10% ऊपर आ चुका है बायोकॉन का। विनीत जी, आपसे सवाल होगा, बायोकॉन ये कैसी लग रही है आपको कंपनी? काफ़ी समय बाद हम बायोकॉन में इतनी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? विनीत जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, डेफिनेटली ये कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स लाइफ टाइम हाईज एंड हमें लगता है कि ये आने वाले 1-1.5 साल में आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है, जैसे जैसे यहाँ से ग्रोथ स्टोरी अनफोल्ड होती रहती। ठीक है, एक दो शेयर आपको और चेक कराते हैं। एक बार जरा जेंसर टेक्नोलॉजीज दिखाइए, साल का हाई लगाया, शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। कपिल, एक बार जरा चेक करना, जेंसर टेक के नाम से कंपनी है, ZENSAR। यस, ये वाली डेज हाई पे बंद हो रहा है, 11% है, साल का हाई भी आज ही लगा है। जी, बेसिकली जेंसर टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने मिला था। इसके बाद में 6-7 महीने का कंसोलिडेशन पैच भी आया हुआ था, लेकिन वो 6-7 महीने का कंसोलिडेशन पैच निकल गया हुआ है इस महीने में ऑलरेडी और ऑल टाइम हाई पे चला हुआ है। और मारुबुजो कैंडल जो हम पैटर्न कहते हैं, वही यहाँ पे जो फॉर्म किया हुआ है, काफ़ी अच्छी मोमेंटम है और आईटी सेक्टर्स पे ओवरऑल मेरा एक पॉजिटिव रुझान भी रहेगा। और प्राइस वाइज अगर आप देखते हैं तो काफ़ी टाइम से अगर कोई स्टॉक आईटी सेक्टर्स में प्राइस वाइज अच्छे से लीड कर रहा होगा तो वो जेंसर टेक ही है और रेक्टेंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है तो अच्छा सा मोमेंटम है। कुछ रिट्रेसमेंट आ जाता है 650 तक भी, तो यहाँ पे इसका एक बाय अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिलेगा। ठीक है प्रदीप सर, एक छोटा सा सवाल आपसे भी पता करना है। एक बार जरा टाटा केमिकल्स को आप चेक करोगे सर? पूरा महीना निकल गया। अच्छा, इसका मंथली चार्ट दिखाना, टाटा केमिकल्स का मंथली चार्ट दिखाना, मंथली, एक मंथ का पूरा। प्रदीप सर, आप तो खैर देख ही रहे होगे, एक महीने के अंदर बाजार ने देखो कितना ऊपर नीचे किया, उथल पुथल की, कोई शेयर 10-10% टूटे, बाद में रिकवर हुए। इसका एक महीने का रिटर्न पता कितना है सर? 70 पैसे, और परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। जो वॉलिडिटी आई, वो वॉलिडिटी भी इतनी कम थी कि पूछो ही मत, वो भी सिर्फ 100 रुपये की थी। ये बहुत अच्छी बात है कि वॉलिडिटी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये उतनी ही बुरी बात है कि ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा। सर, कब तक ब्रेकआउट करेगा ये शेयर? किस लेवल पे करेगा ब्रेकआउट शेयर? नहीं जी, आपको याद होगा कि इसमें मार्च महीने में जो टाटा सन्स से के आईपीओ से रिलेटेड कुछ जो खबरें आई थी उसमें ये बहुत तेज चला था, और जब वो उन खबरों पे कुछ फर्दर मूव नहीं हुआ तो ये तब से लेके स्टॉक ठंडा पड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन में बेस अच्छा बना है। जो रिसेंट बॉटम इसके बने हैं 960 के आसपास के, ये आप इसके मंथली चार्ट्स अगर देख रहे हैं तो 20 और 34 महीने की मूविंग एवरेज के साथ ये कोइंसाइड कर रहे हैं। तो डिसेंट बेस है जहाँ से रिकवरी आ सकती है। अब रिकवरी या जो एक सस्टेनेबल अपमूव है उसके लिए जो ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जोन हम क्रॉस होने का वेट कर रहे हैं, वो करीबन 1110 के आसपास की लेवल है। काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है वहाँ पे मूविंग एवरेजेस का या बॉलिंगर बैंड का। तो अगर ये लेवल ऑन द हायर साइड क्रॉस होते तो फिर मेरे हिसाब से ये वापस से जो 1350 के टॉप बने थे मार्च महीने में उसकी तरफ जा सकता है। तो फॉर द टाइमिंग जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी 960 के स्टॉप लॉस से, और फ्रेश बाइंग के लिए जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बताया उस पर क्रॉस ओवर होना हम वेट करेंगे। ठीक है, 4 मिनट है अभी मार्केट बंद होने में। एक शेयर मेरे को और सिर्फ पता करना है, वो पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ज़्यादा शेयर्स वगैरह नहीं पता करेंगे, ना ही कोई किसी तरह की कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आज की क्लोजिंग अच्छी हो रही है, 33 रुपये ऊपर। एक बार ज़रा दिखाना सर, ये BTST का कैंडिडेट है ना कपिल जी? ज़रा चेक करना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ BTST कर जाएँ। जी, मुझे तो यहाँ पे बीटीएसटी जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि बीटीएसटी में अभी तक एक मोमेंटम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे काफ़ी फ्लैट है और मूविंग एवरेज भी इसके काफ़ी फ्लैट है। तो मेरे लिए ये व्यू नहीं बैठेगा। uses business to gain नायक ने अभी traction. आयशर मोटर की एक कॉल बताई है, वो 4800 की कॉल है, 95-96 रुपये चल रही है। एक बार जरा आयशर आप भी चेक कर लो, एक बार कंफर्मेशन आपसे भी। मेरे को तो लग रहा है कि कल पॉलिसी वाले दिन आयशर, बाटा, ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स चल सकते हैं। इसको करवाओगे BTST सर? आयशर को एक बार चेक कर लेना। एक ऑप्शन का ट्रेड ऑलरेडी हमारे पास है, 4800 का कॉल। आप फ्यूचर चेक करो सर, फ्यूचर या कैश। कपिल जी, आपको ही चेक करना है आयशर। ओके
ओके सॉरी जी यहाँ पे आइशर में एक मोमेंटम बने रहा है, अभी तक एक पीक लेवल पे है, तो जी ये पॉजिटिव मोमेंटम है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें देखने मिल सकता है। और ऊपर में भी मैं देखता हूँ तो 4790 का रेजिस्टेंस है, तो करंट मार्केट प्राइस है लेकिन रेजिस्टेंस में गैप है, तो वो इसके लिए एक रूम है ऊपर की ओर मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक तो फ्यूजेस चेक कर सकते हैं फैसिलिटी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रूम है इसके अंदर अभी 4900 तक ही जा सकता है, तो अभी तो 4700 चल रहा है, तो 150 200 रुपये का गैप है इसके अंदर, ये फिल करने के लिए पहुंच सकता है। आपको ऑलरेडी एक ऑप्शंस दिलवाई हुई है, ठीक है जी। आपने 93 94 पे अगर लिया है तो 95 96 पे आप क्लोज करके जा रहे हो। स्टॉप लॉस अपना कैरी करना, आप बंद होने के बाद स्टॉप लॉस कैरी नहीं होता, मतलब कट जाएगा तो अगले दिन सुबह फिर देख लेना और तुरंत लगा देना अगर थोड़ा भी गैप मिलता है तो। और मेरे को तो लगता है कि कल अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कल ही कल में अपने टारगेट को अचीव कर देगा। इसका 123 रुपये का टारगेट है इस ऑप्शंस का, जो भी हमने आपके सामने रखे, सोनी पटनायक ने, इनफैक्ट हमने नहीं, सोनी पटनायक ने जो रखी है। ठीक है जी, बाजार बंद हो रहा है, 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद मार्केट बंद हो जाएगा। 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली। पहला, इंडिया विक्स ने गिर कर 12% और गिर कर धीरे धीरे करके सारी एंजाइटी, सारे फियर, सारी मोमेंटम को डल कर रहा है। ठीक, हम इससे पहले 11 और 12 के विक्स को भी काम कर चुके हैं और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो अब 12 से 13 के विक्स पे हमने ऑल टाइम हाई बनाए हुए हैं। ऑल टाइम हाई 12 के विक्स पे बना हुआ है, सोच सकते हो आप। तो अभी क्या होगा ना, अभी थोड़ा सा मार्केट डल हो रहा है और धीरे धीरे करके आदत डालनी पड़ेगी। जैसे आज हमने एक राउंड की आदत हमको मिल गई है। आज 150 पॉइंट गैप का था, उसके बाद 100 पॉइंट ऊपर जोड़े हैं। 22,850 हमको मिला है आज की क्लोजिंग। ये 22,850 से 23,000 के बीच में पूरा ये रेजिस्टेंस वाला बैंड है। तो आज हमने ओपनिंग इसी लेवल के आसपास की थी और हमने क्लोजिंग थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। बट 23,000 का रेजिस्टेंस भी टफ है। ठीक, दूसरा पॉइंट, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 शेयर आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडाइसिस भी ठीक है, यानी कि बाजार में लोग डर नहीं रहे हैं इससे पोजीशंस लेने में और उनको लग रहा है कि नहीं, जो सरकार बननी है वो बन जाएगी, तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, आपस में मिल मिला के वो सब काम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई 19-20 नेगेटिव खबर आती तभी मार्केट का फियर भी बढ़ेगा, तभी मार्केट के अंदर क्रैक भी आएगा, अदरवाइज नहीं। ये 3.5% स्मॉल कैप का यही बता रहा है। दूसरा, आज PSE PSU दोनों ही सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो फिर से काफ़ी अच्छे चले हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप बताता है और ये बताता है कि इन्हीं सेक्टर्स में ऐसा सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप कोचिन शिपयार्ड देख लो, BHEL देख लो या कोई और शेयर, ये PSU है और इसी तरह से PSE भी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इंडेक्सेस भी है, वो भी आप देखेंगे वो भी ऊपर है। एनर्जी नहीं बॉस, PSC कह रहा नहीं, हाउ बाहर आओ। दूसरा पॉइंट ये है कि रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, ये सारी के सारे लीडरशिप देने के लिए खड़े हुए हैं। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत पलट के टूट टाट के नीचे पड़ा हो, जिसको लेके बड़े कंसर्न जत रहे हो कि हाँ जी ये शेयर पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। एक और बात, 49,300 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी का कल इवेंट है, एक ज़्यादा क्लोज इवेंट है, वो RBI की पॉलिसी है। ये कंप्लीट करने के बाद इसका एक रूम बन जाएगा 48,500 से 50,000, तो कल 1500 पॉइंट के स्विंग के लिए ऊपर नीचे तैयार रहिएगा। सब कुछ ठीक रहा तो एक अटेम्प्ट लेगा वापस 50,000 तक पहुंचने की, अगर नहीं रहा तो वापस से अटेम्प्ट लेगा 48,500 पे आने की, या 48,800 तो ज़रूर आ सकता है। तो ये मोटा मोटी रफ है आज की हमको क्लोजिंग। मेरे को आज कहीं भी कुछ एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, थोड़ा कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट है, स्पेसिफिक स्टॉक्स में काम हो रहा है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच, आज अपने टाइम निकाला हमारे लिए और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, मेरे को भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कपिल जी थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। एंड विनीत सर, हमेशा की तरह आपके इंटेलिजेंस हमारे काम आती है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मेरे को और पूजा को भी इजाज़त दे सकते हैं आप, कल आपसे वापस मुलाकात होगी ओपनिंग के शो के अंदर और देखते हैं कल क्या होता है। आज वीकली एक्सपायरी निफ्टी की भी निपट गई है, तो कल एक आखिरी ट्रेड है, फ्राइडे का सेशन भी है और पॉलिसी भी है, देखते हैं कल क्या होता है। पूरा पैनल हमने तैयार कर रखा है, आप चाहें तो पूरे पैनल को विंडो में भी देख सकते हैं और चलते चलते भी हम दिखा देंगे आपको। नमस्कार।